नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर, टू इम्पीडेंसेस Z1 बराबर ये Z2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो क्या बोला, Z1 है और Z2 सीरीज मैनर में, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि सीरीज मैनर में कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सिंगल, अक्रॉस क्या है सिंगल फेज में कितना वोल्ट दे दिया 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, कैलकुलेट करने बोला कि इससे जो करंट जाएगा वो कैलकुलेट करना, फिर पावर फैक्टर क्या निकलेगा ना, बी और आई के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल जो निकलेगा cos फाई निकाल देंगे, पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, तो पावर कंज्यूम कितना होगा। तो पहला निकालते हैं, पहला करंट ऑन, इससे पहले क्या है जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं। जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में जानते हैं, वी नो दैट इन सीरीज जेड इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, Z1 प्लस Z2 तो क्या हो जाएगा 40 एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये दोनों प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करने नहीं आता है तो इसको क्या करेंगे 40 कॉस 30 डिग्री है ना प्लस जे साइन 30 डिग्री, अलग अलग बदल देंगे, प्लस 30 कॉस 60 डिग्री प्लस जे साइन 60 डिग्री, ऐसे कर लेंगे। अब मान निकालेंगे क्या, इसका 40 से गुना कर देंगे तो 40 कॉस 30 डिग्री कितना होता है, यह जाएगा आपको 34.641 प्लस जे, फिर साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, इंटू 40 कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 30 15 प्लस जे 30 साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 इंटू 30 तो 15 इंटू √2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका देख लीजिएगा करके 25.981। ठीक है, अब क्या है रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। तो रियल पार्ट ये दोनों है तो क्या कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 549,314.641 प्लस, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे जे 20 और 25 45.981, तो ये आ गया जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर एंगल को पोलर के फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में है तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो जेड इक्विवेलेंट बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तो 14.641 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 45.981 का स्क्वायर, एंगल कितना आ जाएगा, एंगल कैसे निकालते हैं tan इनवर्स y/x, y कितना है 45.981 अपॉन कितना है 49.641, ये निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका रूट कीजिएगा है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का इसका रूट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं जेड इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 67.664। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा tan इनवर्स 45.981 अपॉन 49.641, ये आ जाएगा आपका 42.808 डिग्री, इतना आ जाएगा। तो जेड इक्विवेलेंट मेरे पास निकल गया। अब निकालेंगे पहला करंट ऑन, करंट ऑन क्या हो जाएगा V अपॉन जेड इक्विवेलेंट, तो इसको लिखेंगे तो I निकलेंगे, I बराबर पहला है ना, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन जेड इक्विवेलेंट, तो V कितना है मेरे पास, V है 230। अब इसी को रेफरेंस ले लेते हैं तो 230 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 230 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन जेड इक्विवेलेंट कितना आया था अभी 67.664
67.664 एट द एंगल ऑफ कितना आया 42.808, तो लिखेंगे 42.808 एंगल डिग्री। अब इसको क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3.3991 एट द एंगल ऑफ -42.808 डिग्री। ठीक है, आई आ गया, इतना एम्पियर आ गया आई का। दूसरा, अब देखिए हम लोग ले लिए भी रेफरेंस, तो भी ले लिए एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री पे, तो आई कहाँ आया, माइनस में आया, माइनस में कितना आया 42.808, तो यही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। एंगल बिटवीन भी एंड आई इज कॉल्ड 5, तो 5 कितना आ जाएगा मेरे पास 42.808। ठीक है, लैगिंग नेचर है, ठीक है, मतलब आर एल रहा होगा इसके जेड इक्विवेलेंट में, आर और एल रहा होगा, तो यहाँ से cos 5 निकालेंगे, तो cos 5 मतलब cos 42.808, यही क्या होता है पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, निकाल के देख लीजिएगा 0.733, है ना, इतना आ जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा इसका, आई का आंसर ये है। ठीक है, अब ये दोनों हो गया, तो अब क्या पूछा है, करंट ड्रॉन निकाल दिए, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड कौन करता है, रेजिस्टिव रहता है तभी रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टिव एलिमेंट पे करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, और रेजिस्टिव कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टिव के लिए क्या करेंगे हम लोग जेड इक्विवेलेंट देखेंगे, है ना, जेड इक्विवेलेंट देखेंगे। जेड इक्विवेलेंट में ये क्या हो गया आर प्लस जे एक्सएल, है ना, क्योंकि एल है इसमें, तो आर कितना है जेड इक्विवेलेंट में 49.641 और जे एक्सएल क्या है 45.981, तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम, तीसरा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जेड इक्विवेलेंट बराबर क्या आया था 49.641 प्लस जे क्या आ जाएगा यहाँ पे 45.981, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जेड इक्विवेलेंट बराबर आर प्लस जे एक्सएल, इसीलिए आर बराबर क्या आ जाएगा 49.641, इतना ओम। अब हम लोग क्या जानते हैं पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम क्या जानते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या भी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो भी आर एम एस स्क्वायर कहें तो भी आर के अक्रॉस निकालना पड़ेगा, इसीलिए आई के आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कर लेते हैं, है ना, ये समझ में आया। भी आर एम एस जब यूज करेंगे मतलब भी आर निकालना पड़ेगा और भी एल दोनों आएगा, दोनों मिला के भी है, लेकिन आई तो सेम फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो ये इसको यूज कर लेंगे पी बराबर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई क्या है, आई आर एम एस क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3.3991, तो ये आ जाएगा 3.3991, इसका स्क्वायर गुना आर क्या है 49.641, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आई आर एम एस कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए ये अगर नहीं कुछ बोलता है तो ये क्या होता है भी आर एम एस, अब भी आर एम एस अपॉन जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का क्या ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और आई का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 500 कितना आ जाएगा
73.546 वाट, ये आंसर आ जाएगा। इतना पावर कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। करंट ड्रॉन निकाल दिए, पहले जेड इक्विवेलेंट निकाले। जेड इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या किया हम लोग, दो भाग में आना है ना, आर प्लस जे एक्सएल। एक्सएल कैसे बोले, क्योंकि देखिए वी क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, वी से लैग कर रहा है, तो वी रेफरेंस ले लिया तो आई लैग कर रहा है। लैगिंग नेचर किसका होता है, इंडक्टर का होता है, इसीलिए बोले थे एक्सएल होता है। तो जेड इक्विवेलेंट निकाल लिए, उसमें से आर और एक्सएल निकल गया। तो आई निकालेंगे तो वी आर एम एस अपॉन जेड इक्विवेलेंट, जो कि आई आर एम एस दे देगा। आई आर एम एस के फॉर्म में मैग्नीट्यूड देगा और एंगल देगा। अब जो एंगल देगा वो वी और आई के बीच में देगा, क्योंकि रेफरेंस भी मांगे हैं, तो फाई आ जाएगा, तो कॉस फाई आ जाएगा, उससे मतलब पावर फैक्टर निकल गया। पावर कंज्यूम, इसमें जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसी में पावर कंज्यूम होता है सिर्फ, है ना। इंडक्टर में क्या होता है, या तो एनर्जी स्टोर करता है या डिलीवर करता है, वो कभी कंज्यूम करता ही नहीं है। तो रेजिस्टिव में क्या कर दिया, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कर दिए। तो यहाँ से आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कर दिए, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 573.546 वाट, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में है आंसर, तो थोड़ा सा वेरी करेगा जब आप बनाइएगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट के बाद लीजिएगा तो आंसर में देखिएगा उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ट्राई कीजिए कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट कम से कम ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, ये भी पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये भी एसी सर्किट का है, पावर के बारे में है, ठीक है। 3 टाइप का पावर पढ़े होंगे, एपरेंट पावर या उसी कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, वही इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो पहला क्या है, ए डिफाइन एपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो पहला डिफाइन करना है, दोनों को डिफाइन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे क्या, तो एपरेंट पावर का डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। तो एपरेंट पावर क्या है, एक्चुअली टोटल पावर है ना, टोटल पावर इन एसी सर्किट है, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का, ठीक है। एक्टिव पावर क्या है, एक्चुअल वर्क जो करते हैं हम लोग, वो एक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर क्या है, जो मैग्नेटिक फॉर्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है एनर्जी या डिलीवर करता है एनर्जी, उसी कहते हैं एपरेंट पावर, ठीक है। तो एपरेंट पावर इज, देख लीजिए क्या लिखेंगे, एपरेंट पावर इज द टोटल पावर इन एसी सर्किट रिप्रेजेंटिंग द combination of both the power that performs actual work, true power, and the power that establishes and sustains electric and magnetic field, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो सस्टेन करता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टिव पावर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट इन द सर्किट विदाउट कंसिडरिंग द फेज एंगल बिटवीन देम। तो इसका दूसरा डिफिनीशन होता है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म, ये तो हो गया थियोरेटिकल फॉर्म कि एपरेंट पावर दो पावर के मिलकर बनता है, एपरेंट ट्रू पावर या एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। अब इसको जब हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एपरेंट पावर को एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या लिखते हैं, एस बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, है ना, वी आर एम एस इंटू आई आर। तो क्या हो गया एपरेंट पावर, इससे हम लोग डिफिनेशन लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, यही लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टोटल वोल्टेज, है ना, एंड टोटल करेंट इन द सर्किट, इसमें एंगल नहीं लिया जाता है, तो विदाउट कंसिडरिंग द फेज एंगल बिटवीन देम। यूनिट क्या होता है, वी और आई रहता है तो वी ए होता है, ठीक है। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, वी ए। अब वी ए होता है तो लार्ज स्केल पर क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, या और लार्ज स्केल पे जाएंगे तो मेगा वोल्ट एम्पियर। तो यूनिट आपको भी लिखना है। तीसरा फार्मूला लिखना है जो अभी लिखे हैं, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इन सिंगल फेज एसी सर्किट वी बराबर एस बराबर वी इंटू आई। वी क्या है, आरएमएस वोल्टेज, आई क्या है, आरएमएस करंट है, इसे लिखना पड़ेगा। हम लोग जो थ्योरी बताते हैं वो शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन आपको क्या है कि एग्ज़ाम में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा करते हैं हम लोग, याद होगा पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल याद है, तो ये क्या करते थे, पी लेते थे, ये क्यू लेते थे, ये एस लेते थे, एंगल बीच में फाई लेते थे। एस बराबर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, एस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दो तरीका है फाइंड करने के लिए, एस बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दूसरा क्या है, एस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड करने के लिए एस बराबर क्या होता है, वी आई कंजुगेट होता है,
ठीक है, ये पी पर होंगे, ठीक है। तो जहाँ अपरेंट पावर बोले वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जहाँ कॉम्प्लेक्स पावर बोले वहाँ एस बराबर वी आई कंजुगेट लगाना। सिग्निफिकेंस क्या है अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को साइजिंग करने के लिए, है ना, लाइक ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स एंड केबल्स, ठीक है। साइज मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना साइज का होगा ये सब बताने के लिए, तो ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, केबल्स का हो गया, ठीक है, जो कि टोटल करंट को हैंडल करेगा और वोल्टेज को, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच ऑफ दैट पावर इज डूइंग यूजफुल वर्क। तो वो बिना देखे हुए कि वो पावर कितना वर्क कर रहा है उसके बिना देखे हुए हम लोग अपरेंट पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखिएगा सिग्निफिकेंस। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम रिएक्टिव पावर को लिखेंगे। तो रिएक्टिव पावर में क्या लिखेंगे, तो रिएक्टिव पावर को इसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है कि किसका होता है, जो कि एक ऑसिलेट करता है ना बिटवीन सोर्स एंड लोड पर विदाउट परफॉर्मिंग एनी यूजुअल, लेकिन यूजफुल वर्क नहीं करता है, ठीक है। और ये क्या करता है एक्चुअली एनर्जी को स्टोर या रिटर्न करता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, एनर्जी का स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद रिटर्न करेगा। कौन सा कंपोनेंट, रिएक्टिव पावर कंपोनेंट, उसी कहते हैं रिएक्टिव पावर। तो देखिए डिफिनीशन के अनुसार कैसे लिखेंगे, रिएक्टिव पावर इज द पोर्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इन एसी सर्किट दैट ऑसिलेट्स बिटवीन द सोर्स एंड लोड। ऑसिलेट करेगा सोर्स और लोड के बीच में विदाउट परफॉर्मिंग एनी यूजफुल वर्क, कोई यूजफुल वर्क नहीं करता है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व और रिटर्न बाय रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर विच क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंडक्टर है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर क्या करता है वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके फॉर्म में रिएक्टिव कंपोनेंट आता है, वही रिएक्टिव कंपोनेंट क्या कहलाता है, उसके द्वारा जो पावर यूजफुल पावर जो होगा यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिटर्न देगा, ठीक है। ये कभी भी खपत डिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट जानते हैं ये क्या होता है रिएक्टिव पावर के, VAR क्या होता है, VAR। फॉर लार्ज सिस्टम किलो VAR हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो मेगा VAR होगा। फार्मूला क्या होता है, तो S बराबर देखे थे, तो उसी तरह से Q बराबर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, है ना, ये होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू साइन फाई। V क्या है RMS वोल्टेज, I क्या है RMS करंट, एंड फाई क्या है फेज एंगल बिटवीन V एंड I, तो वही है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सिग्निफिकेंस देख लीजिए, है ना, जल्दी ट्रांसफार्मर में लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में ज़रूरत पड़ता है, मशीन में ज़रूरत पड़ता है ना, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक चेंज करने के लिए, वो फिर मैग्नेटिक क्या होता है यूज होता है ना, वही मैग्नेटिक जो होता है रिएक्टिव पावर होता है। वाइल रिएक्टिव पावर डज नॉट डू वर्क, कोई वर्क नहीं करता इन द सेंस ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, है ना, जो कि ये क्या करता है मदद करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में चेंज करने में, वो मददगार साबित होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल को अगर मैकेनिकल में बदलना होता है तो पहले इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक करते हैं, फिर मैग्नेटिक टू क्या करते हैं मैकेनिकल करते हैं। उसी तरह से हीट आर्म चेंज करना होता है तो इसी तरह से। इट इज़ इसेंशियल फॉर द पोर्शन ऑफ मेनी एसी डिवाइसेस, अब बहुत सारे में यूज करना नेसेसरी हो जाता है, स्पेशली दोज विथ इंडक्टिव लोड्स, जिसमें इंडक्टिव लोड्स है उसमें तो रिएक्टिव पावर आएगा ही आएगा, लाइक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। इट हेल्प्स मेंटेन वोल्टेज लेवल्स एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, और ये क्या करता है हेल्प्स करता है मेंटेन वोल्टेज लेवल और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी करता है। हाउएवर एक्सेस रिएक्टिव पावर कैन लीड टू इन इफिशिएंसी इंक्रीज लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन, जबकि अगर हम रिएक्टिव पावर ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर ज़्यादा ले लेंगे उससे क्या हो जाएगा इफिशिएंसी कम हो जाता है। इफिशिएंसी कम मतलब लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया तो मतलब कैपेसिटी जो होगा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कम हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इतना हमको लिखना पड़ेगा अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर के बारे में, ठीक है। अब अगला सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, अब बी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बी क्या है न्यूमेरिकल है, तो अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर लिख दीजिएगा। बी द करेंट इन ए सर्किट लैग द वोल्टेज बाय 30 डिग्री इफ द पावर बी 400 वाट। तो क्या दे दिया हम लोग बी का कर रहे हैं, तो बी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो बी, ठीक है। क्या दे दिया पावर दे दिया हम लोग को 400 वाट, ये दे दिया, और क्या बोला भी और आई के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री, एंड सप्लाई वोल्टेज भी बराबर दे दिया
100 साइन 377t प्लस 10 डिग्री, ये दे दिया। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर निकालना है। कॉम्प्लेक्स पावर कहता है V बराबर S बराबर V इंटू आई कंजुगेट। तो V का एंगल के फॉर्म में, I का एंगल के फॉर्म में। तो V को एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो 100 एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब जो ये 10 डिग्री लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या बोला कि अगर यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ये V हो गया 10 डिग्री, है ना, प्लस में 10 डिग्री। अब V से I कितना है, करंट लैग करता है V से 30 डिग्री, तो V से लैग कर रहा है 30 डिग्री। 10 डिग्री यहाँ हो गया तो यहाँ कितना हो गया 20 डिग्री। तो V से I कितना कर रहा है 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री बीच में हो गया एंगल। ठीक है, तो जब 30 डिग्री बीच में हो गया, V और I के बीच में क्या होता है फाई, तो यहाँ से आ जाएगा cos फाई, तो cos 30 डिग्री पावर फैक्टर हो जाएगा, तो cos फाई बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी आर एम एस इंटू पी बराबर क्या जानते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई बराबर 400 वाट। ठीक है, 400। तो वी आर एम एस यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकलेंगे तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, क्या होता है वी एम अपॉन रूट 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन रूट 2। ठीक है, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन रूट 2 इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कितना है कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से आई आर एम एस निकल जाएगा, आई आर एम एस क्या हो जाएगा 400 इंटू रूट 2 अपॉन 10 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है रूट 3/2, तो कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आपका निकल के आ जाएगा 6.532 इतना एम्पियर। ठीक है, तो आई आर एम एस आ गया मेरे पास। तो आई का फंक्शन हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भी के रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में आई का फंक्शन लिखेंगे, तो 0 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आई ऑफ टी, है ना, आई ऑफ टी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा भी आई आर एम एस, तो आई आर एम एस बराबर क्या जानते हैं आई एम बाय रूट 2। तो आई आर एम एस मेरे पास आ गया कितना आया 6.5312, ये जानते हैं आई एम अपॉन रूट 2, तो ये 6.5312, तो आई एम बराबर क्या आ जाएगा 6.5312 इंटू रूट 2, ये निकलेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9.236 एम्पियर आई एम आ गया। तो आई का फंक्शन लिख लेंगे तो क्या निकलेगा आई एम 9.236। अब इसके पास क्या आ जाएगा साइन, है ना, साइन आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा भी है साइन 377t। अब क्या आ जाएगा 0 के रिस्पेक्ट में, 0 के रिस्पेक्ट में क्या है -20, यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए तो मेरे पास फंक्शन आ गया, तो यहाँ से आई कर निकाल लेंगे पोलर के फॉर्म में 9.236 एट द एंगल ऑफ -20 डिग्री। अब लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे S बराबर भी आई कंजुगेट। तो भी कितना था मेरे पास, तो देख लीजिए भी आया मेरे पास कितना है 100 एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री, तो लिखेंगे 100 एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री आई कंजुगेट। तो आई कितना आया था मेरे पास, यहाँ पे देख लीजिए 9.236 एट द एंगल ऑफ -10 डिग्री, इसका कंजुगेट सॉरी -10 डिग्री आया था -20 डिग्री, सॉरी -20 डिग्री, इसका कंजुगेट 100 एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री। कंजुगेट करेंगे तो ये क्या जाता है, जो भी ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, एंगल क्या होता है माइनस हो जाता है प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिए। अब ये क्या कर देंगे गुना कर देंगे इसको, तो ये गुना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा,
तो क्या आ जाएगा 923.6 एट द एंगल ऑफ, ये दोनों एंगल जुड़ जाएगा 20 + 10 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा S बराबर इतना आ गया मेरे पास, इतना VA आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको P + Q के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 923.6 cos 30 डिग्री प्लस J 923.6 sin 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये पोलर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो यह आएगा 799.861 प्लस J, ठीक है, J कितना आ जाएगा 461.8। ठीक है, तो इतना VA आंसर। ठीक है, तो ये पोलर में आ गया, कार्टेशियन में। अब इससे पूछता कि एक्टिव पावर कितना है, रिएक्टिव पावर, तो क्या लिखते हैं S बराबर P + JQ। तो ये आ जाता है एक्टिव पावर, ये क्या आ जाता है रिएक्टिव पावर, इतना आंसर। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, यही पूछा था ना, सिर्फ ये और कुछ पूछा था। तो क्या पूछा था, करंट हो गया 400 वाट दे दिया था। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पावर तो ये ख़त्म हो गया। अब अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यही क्वेश्चन था, सी पार्ट। इन AC सर्किट V बराबर इतना दिया हुआ, I बराबर इतना, अपरेंट पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर। तो सिंपली क्या है, फार्मूला पुट करना है हमको। तो सी पार्ट देखते हैं। ठीक है, V दे दिया, तो मेरे पास क्या दे दिया, V बराबर 100 sin ω t + 30 डिग्री, ये दे दिया। इससे हम लोग VRMS निकाल लेते हैं। तो VRMS क्या हो जाएगा मेरे पास, Vm/√2, तो 100/Vm क्या है, यही है, Vm sin ω t + थीटा लिखते हैं, Vm 100/√2। ये कितना आ जाएगा, आप जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से भी, तो ये आ जाएगा आपका 70.711, इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से I ले लेंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 100 एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री पोलर फॉर्म में। I क्या हो जाएगा यहाँ से 5 sin ω t - 30 डिग्री। ठीक है, पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 एट द एंगल ऑफ -30 डिग्री। तो IRMS निकाल लेते हैं। तो IRMS क्या हो जाएगा, Im/√2, तो 5/√2, तो 5/√2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इंटू 5 भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3.535 एम्पियर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो VRMS आ गया, IRMS आ गया। तो अपरेंट पावर और क्या है, दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो V क्या है, देखिए V का पोलर देखिए, तो V क्या है, 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, V कितना है, एंगल 30 डिग्री प्लस पे है, तो V क्या है 30 डिग्री प्लस। और I क्या है -30 डिग्री, तो -30 डिग्री नीचे आता है, तो -30 डिग्री नीचे आएगा I। अभी दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। तो मेरे पास VRMS IRMS 5 आ गया। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है, अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर तो सीधे होता है ना, इसमें एक मान लेते हैं पहला अपरेंट पावर, S से डिनोट करते हैं, VRMS इंटू IRMS। तो VRMS इंटू IRMS कर दीजिए। VRMS कितना है 70.711 गुना 3.535। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको, जब गुना कीजिएगा तो देख लीजिएगा 249.963, इतना VA आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया अपरेंट पावर। और दूसरा क्या पूछ रहा है, रियल पावर। रियल पावर क्या होता है जानते होंगे, तो P से डिनोट करते हैं रियल पावर को, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो दूसरा मान लेते हैं, पूछा क्या है P, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो मेरे पास क्या था, VRMS 70.711 इंटू 3 IRMS क्या था 3.535, cos कितना एंगल था बीच में, फाई कितना था 60 डिग्री।
तो फाई क्या ले लेंगे 60 डिग्री। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके cos 60 कर, ये जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 124.982 इतना वाट आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, रिएक्टिव पावर। Q बराबर रिएक्टिव पावर Q से डिनोट करते हैं, तो VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे VRMS कितना है 70.711 गुना 3.535 गुना साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, पुट कर देंगे। तो ये जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो ये क्या आ जाएगा 216.474 या 5 ले लीजिए अप्रॉक्स, इतना VA आंसर हो जाएगा। VA कितना किसका होता है अपरेंट पावर, तो VAR। ठीक है, अगर आपको चेक करना है ये दोनों सही है तो कैसे चेक करेंगे, तो S बराबर क्या जानते हैं √P² प्लस Q²। ठीक है, तो √P² प्लस Q², √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा वही 249.963, जो कि देखिएगा ये सेम है 249.963। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, सही है। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लेते हैं। इससे हम लोग क्या सीखे, तो देखिए पहला चीज़ पावर क्या होता है, पावर दो भाग में है, S बराबर P प्लस JQ है ना। तो इसी क्या बोलते हैं अपरेंट पावर, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो S जो है अपरेंट पावर ये बराबर होता है VRMS, ये अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे IRMS, अगर पोलर कार्टेशियन निकालना है तो VI कंजुगेट। ठीक है, यही बराबर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √P² प्लस Q²। P बराबर क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फाई क्या होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। Q क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। सबका जो भी यूनिट है वो भी याद रखना है, इसका VA होता है S का अपरेंट पावर का या कॉम्प्लेक्स पावर का, P का क्या होता है वाट होता है, Q का क्या होता है VAR। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आता है फार्मूला बेस्ड ही आता है पावर का। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो पावर का पहले क्या है आपको फार्मूला याद रहना चाहिए ना, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। फाई कैसे निकालते हैं बता दिए, है ना, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, तो फेजर से निकाल लेते हैं। ठीक है, VRMS अगर साइनसोइडल पूरा है तो VM/√2, IRMS IM/√2 पूरा साइनसोइडल है तो। ठीक है।